हेलो फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग तीसरी भाग को लेकर के उपस्थित हैं और आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन के बारे में जो प्रोविज़न रखे गए हैं उनको आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने विद्यालय शिक्षा के बारे में उनके जो 5 सुझाव थे उन सुझावों को हमने जाना समझा। इसमें से पहला था चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन, अर्थात 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा। फिर था नेशनल मिशन फॉर फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फिर हमने उसके बारे में जाना 100% GER के बारे में जाना। 2 करोड़ बच्चों को बाई बैक करना था चौथा बिंदु, और 5वां बिंदु हम लोगों ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात की, अर्थात शिक्षा के माध्यम के बारे में बात की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो शिक्षा का माध्यम होगा वो क्या होगा, जिसमें हम लोगों ने मदर टंग या रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बात की। आज हम लोग उसके आगे की चर्चा करते हैं। चूंकि जब स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसका करिकुलम भी मॉडिफाई करना होगा। चूंकि अभी जो करिकुलम चल रहा है, यानी जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो 2005 है और वो 10+2 के अकॉर्डिंग डिजाइन है। लेकिन जब एक नया एजुकेशन स्ट्रक्चर आएगा तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने करिकुलम को भी रिमॉडिफाई करना होगा, उसको नए सिरे से बनाना होगा। और इसलिए NP 2020 कहती है कि प्रिपेयर द न्यू NCF फॉर द 5+3+3+4 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। और ये पॉलिसी केवल स्कूल एजुकेशन का जो नवीन स्ट्रक्चर है उसके लिए NCF बनाने की बात नहीं कर रही है, बल्कि ये NCF फॉर टीचर एजुकेशन को भी नए सिरे से बनाने की बात कर रही है, NCF फॉर एडल्ट एजुकेशन को भी बनाने की बात कर रही है। तो जो छठा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, छठा पॉइंट क्या कहती है ये नीति? कह रही है प्रिपेयर न्यू NCF फॉर किसके लिए? 5+3+3+4 स्कूल एजुकेशन, दूसरा फॉर टीचर एजुकेशन and for adult education। अर्थात यहां पर हम केवल और केवल NCF की बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात करेंगे NCF TE के बारे में बात करेंगे और यहां पर हम NCF AE के बारे में बात कर रहे हैं। यानी ये तीनों तरह का, और ये जो NCF बनाएगा यहाँ, यानी ये जो स्कूल एजुकेशन का NCF है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? NCERT की होगी। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो NCTE की होगी और इसकी जो होगी वो होगा नेशनल एडल्ट एजुकेशन बोर्ड की होगी। तो ये तीनों जो NCF है वो बनाएंगे, अलग अलग एजेंसीज बनाएंगी। अब चूंकि अभी जो NCF लागू है वो NCF 2005 है और अब चूंकि नई एजुकेशन, जब नया एजुकेशन का स्ट्रक्चर होगा तो वो जो 5+3+4+ की जो शिक्षा होगी उसके हिसाब से हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को मॉडिफाई करना होगा। और ये शिक्षा नीति NCERT से कहती है कि आप 2020-21 में ही ये काम शुरुआत कर देंगे और 21-22 तक आपको ये चीज बनानी है। तो जो छठा बिंदु निकल करके आया वो कह रहा है कि हमें अपनी जो परिवर्तित शिक्षा की संरचना है उसके हिसाब से एक नया जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है, उस नई राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का निर्माण करना होगा। और वो जो रूपरेखा होगी वो न केवल विद्यालय शिक्षा के लिए आपको नए बनानी है, बल्कि अध्यापक शिक्षा के बारे में भी आपको बनाना है और प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी बनाना है। अब जो करंट में लागू है वो NCF 2005 लागू है।
और अगर हम एनसीएफ टीचर एजुकेशन के बारे में बात करें तो वो 2009 एप्लीकेबल है। अर्थात ये जो दो एनसीएफ बनेंगे, एक के एनसीएफ बाय एनसीईआरटी और एक एनसीएफ टी बाय एनसीटीई, ये दोनों यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये दोनों किसको रिप्लेस करेंगे। तो जो न्यू एनसीएफ होगा वो रिप्लेस करेगा एनसीएफ 2005 को, और जो एनसीएफ टीई है वो रिप्लेस करेगा एनसीएफ टीई 2009 को। अब एक तीसरा यहां पर एक टर्म जोड़ा गया, एनसीएफ और एनसीएफ एई अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन। ये पहली बार हो रहा है। ये जो अभी तक भारत में प्रौढ़ शिक्षा की जो शुरुआत है वो 1978 से हो जाती है और 1988 में नेशनल लिटरेसी मिशन आता है, और फिर बाद में बहुत सारे जो है महिला समाख्या को लेकर के और भी भारत निर्माण जो है भारत शिक्षा अभियान लेकर के तमाम प्रोग्राम एडल्ट एजुकेशन को लेकर के चलाए गए हैं। लेकिन एडल्ट एजुकेशन का जो करिकुलम है उस करिकुलम को स्पेशली डिजाइन करने के लिए जो है ये शिक्षा नीति कहती है, और उस स्पेशली जो यहाँ पर एनसीएफ बनाने की बात कही है उसकी प्रॉपर गाइडलाइन है कि आप एडल्ट एजुकेशन का एनसीएफ कैसे बनाएंगे। और वो जो एनसीएफ फॉर एडल्ट एजुकेशन है उसमें उन्होंने 5 मेजर चीजों को रखने की बात कही है। अब वो जो 5 मेजर चीजें हैं वो हम एक अलग से उसको डिस्कस कर लेंगे, अभी यहाँ पर उसको शामिल करना नहीं है कि एडल्ट एजुकेशन में का वो जो करिकुलम होगा वो करिकुलम का क्या फ्रेमवर्क होगा। तो हम एनसीएफ फॉर एडल्ट एजुकेशन के फ्रेमवर्क को अलग से डिस्कस कर लेंगे, आज यहाँ पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम, ये बात ध्यान रखिए कि ये फर्स्ट टाइम होगा यहाँ पर कि भारत में एडल्ट एजुकेशन के लिए औपचारिक रूप से जो पाठ्यक्रम या करिकुलम निर्माण की बात की जा रही है वो नियोजित तरीके से पहली दफा होगा। तो अभी तक एनसीएफ जो था वो फॉर स्कूल एजुकेशन होता था, एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन होता था, लेकिन ये पॉलिसी आपको एनसीएफ फॉर एडल्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगी। और वो जो एनसीएफ फॉर एडल्ट एजुकेशन होगा वो 5 जो है डायमेंशंस पर होगा, या यूं कह लीजिए इसकी जो डायमेंशंस होंगी वो 5 मुख्य क्षेत्रों पर आधारित होगा। वो 5 मुख्य क्षेत्र क्या है ये आगे की कक्षाओं में हमको पढ़ने को मिलेगा। अब केवल ये जो नीति है वो केवल पाठ्यक्रम निर्माण के बारे में या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने के बारे में बात नहीं कहती है, इसके साथ भी बहुत कुछ इसने कहा कि अब ये जो न्यू एनसीएफ होगा वो न्यू एनसीएफ का क्लेवर क्या होगा। अब यहां पर क्लेवर की बात की तो इस शिक्षा नीति ने यह कहा कि हमें जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो बहुत लेंदी है। अर्थात जो हम बच्चे को प्रत्येक कक्षा में सिखाने के लिए जो विषय वस्तु रख रहे हैं, जो लर्निंग मटेरियल है या लर्निंग कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, बोझ है। यानी पूरे वर्ष बच्चा जो है वो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाता, जबकि वो रेगुलर स्टडी करता है, रेगुलर उसकी क्लासेस होती हैं, लेकिन वो रेगुलर पढ़ता भी है और विद्यालय में वो चीज पढ़ाई जाती है, तो कहीं ना कहीं अध्यापकों ने भी इस बात को, इस परेशानी को महसूस किया और शिक्षक विद्यार्थियों ने भी इस परेशानी को महसूस किया कि उनके पाठ्यक्रम में उस निर्धारित समय अवधि में जितनी वो चीजें सीख सकते थे उससे कहीं ज्यादा चीजें हैं। इस वजह से या तो बच्चा या तो वो जो शिक्षा व्यवस्था है उस सिलेबस को या उस करिकुलम को कवर करने की जल्दबाजी में बच्चे के साथ उतना समय नहीं दे पाती, या बच्चा उसको सीख नहीं पाता, या कहीं ना कहीं अर्थात तो वो जो एक एक्सेस अमाउंट ऑफ या एक्सेस क्वालिटी ऑफ कंटेंट है उसको ये शिक्षा नीति रिड्यूस करने की बात कह रही है। ये कहती है कि अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को घटाया जाए, अर्थात रिड्यूस द लर्निंग कंटेंट फॉर द कंपल्सरी लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि जब चीजें कम होंगी, सपोज दैट कि 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट में हर यूनिट के 5-5 सब यूनिट है, तो स्टूडेंट कैसे उसको 180 दिन या 200 वर्किंग डेज में कवर कर पाएगा। तो समस्या यहां पर है। इसलिए ये पॉलिसी कहती है कि जो नया करिकुलम होगा उसमें हम चीजों को घटाएंगे, अर्थात जो चैप्टर्स होंगे वो कम रखेंगे, जो यूनिट होगी वो कम होगी, क्योंकि जब चीजें कम होगी तो बच्चे को क्या है एक कंपल्सरी लर्निंग मिलेगी, अर्थात जो कुछ होगा फिर वो अनिवार्य रूप से सीख पाएगा। कहने का तात्पर्य है
कि अगर हमको पूरे सत्र में 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो शायद हम उनको जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर 3 ही चैप्टर पूरे सत्र में हमको पढ़ाया जाए तो फिर हमारे पास पर्याप्त समय रहेगा। और दूसरा, हम उनको रटने की बजाय हम उनको समझने की और उनमें जो एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करने की या एक्वायर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो करिकुलम होगा उसमें क्या क्या चीजें मुख्य होंगी। पहली बात यहां पर जो निकल करके आई, अगर हम इसका पहला पॉइंट अगर इसमें देखें तो पहला ये जो करिकुलम होगा वो क्या होगा, ये कहता है कि रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ कंटेंट फॉर कंपल्सरी लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अर्थात अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन के लिए आप क्या करें, विषय वस्तु की मात्रा को घटाएं यहां पर। तो अब जो नया करिकुलम बनेगा उसमें चैप्टर्स या यूनिट्स बहुत ज्यादा नहीं रखी जाएंगी, ताकि बच्चा बहुत ज्यादा उसको सीखने का दबाव ना महसूस करे और शिक्षक को भी ज्यादा जो है वो पढ़ाने का दबाव महसूस ना हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम जो कंटेंट है उसको घटाएंगे और जब हम कंपल्सरी लर्निंग की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा करिकुलम होगा यानी उस पर रटने का जोर नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को अप्रत्यक्ष रूप से रटने के लिए जो है वो बाध्य कर देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें होती हैं सिलेबस में और हर चीज को समझने के लिए एक निर्धारित समय और एक निश्चित समय चाहिए और वो समय विद्यार्थी के पास नहीं होता, इसलिए उसको मजबूरन जो है वो रटना पड़ता है। तो ये जो पॉलिसी है ये क्या कहती है, ये इन्फेसिस क्या करती है, ये इन्फेसिस करती है इन्फेसिस ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन अ प्लेस ऑफ रूट लर्निंग। अर्थात ये रटने के स्थान पर अवधारणात्मक समझ या संप्रत्यात्मक समझ की वकालत करती है। तो एक दूसरा पॉइंट हम यहां से समझ सकते हैं कि ये क्या करती है, emphasis on conceptual understanding in place of root learning। यानी रट कर सीखने के स्थान पर हमें क्या है, अवधारणात्मक समझ पर ज्यादा जोर देगा। ये नया जो करिकुलम होगा ये बच्चे को रटने के लिए बाध्य नहीं करेगा। और रटने के लिए बाध्य क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, कंटेंट को रिड्यूस कर देंगे। जब चीजें कम होंगी तो बच्चा उसको क्या करेगा, क्रिटिकल लेवल पर उसको चिंतन विकसित कर लेगा, उसका निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से उसको सीख पाएगा। और जब वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेगा तो फिर उस निश्चित रूप से सीखेगा और इससे किसको एक हतोत्साहन मिलेगा, रटने को। यानी अब हम रटने की जो है वो वकालत नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक की जो शिक्षा थी वो विद्यार्थी को रटने के लिए कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बात कर देती थी। तो छठा पॉइंट क्या निकल करके आया, छठा पॉइंट जो निकल करके आया वो था कि हम एक नया करिकुलम डिजाइन करेंगे और वो करिकुलम किन किन करिकुलम का, पूर्व के करिकुलम का जो है वो स्थान लेगा। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये 2005 को रिप्लेस करेगा, एनसीएफटी 2009 को रिप्लेस करेगा, टीई 2009 को रिप्लेस करेगा और ये किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बन रहा है। और ये बनेगा किस पर, 5 मेजर जो है पिलर्स पर बनेगा। यानी इस करिकुलम के या एनसीएफ एडल्ट एजुकेशन का जो करिकुलम होगा वो बेसिकली 5 पिलर्स पर बेस्ड होगा, 5 डिफरेंट पिलर्स पर। अब इसके अंतर्गत जो चीजें निकल करके आ रही कि हमारी जो नया करिकुलम होगा उसमें जो विषय वस्तु है, अध्ययन सामग्री है, उसकी मात्रा को घटाया जाएगा। और इसलिए घटाया जाएगा ताकि हम जो है अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन की ओर बढ़ सके। अर्थात विद्यार्थी को रटने की अपेक्षा हम उसमें अवधारणात्मक जो समझ है या उसमें संप्रत्यात्मक समझ है इसका विकास या इसका निर्माण कर सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब हमने करिकुलम की बात कर ली
तो करिकुलम के बाद एक चीज आती है सीखने सिखाने का तरीका, या जो टीचिंग मेथड है या पेडालॉजिकल जो एस्पेक्ट है उसके बारे में। क्योंकि जब हमने शिक्षा व्यवस्था बदल ली, हमने पाठ्यक्रम बदला, तो क्या पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है वो भी हमें बदलना पड़ेगा, या हम पुराने तौर तरीके से ही पढ़ाते रहेंगे। तो बिल्कुल ये शिक्षा नीति पढ़ाने के जो तरीके हैं उनको भी बदलने की बात कहती है। तो अब यहाँ पर जो एक 7 पॉइंट्स आता है वो आता है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग, अर्थात एक एकीकृत कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग, यानी एक व्यापक और एकीकृत शिक्षण अधिगम। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग का मतलब क्या है? क्योंकि पहले की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो ज्ञान केंद्रित था, जो कंटेंट करिकुलम था वो नॉलेज ओरिएंटेड था। अब इन्होंने क्या किया कि हम जो पूरी की पूरी एजुकेशन है हम उसको नॉलेज एप्लीकेशन पर बेस्ड करेंगे। अर्थात अब जो शिक्षा होगी या जो पाठ्यक्रम होगा वो ज्ञान केंद्रित नहीं होगा, ज्ञान के अनुप्रयोग केंद्रित होगा। अब इन्फेसिस जो होगा वो नॉलेज पर नहीं होगा, फैक्ट्स पर नहीं होगा, जो है नॉलेज एप्लीकेशंस पर होगा। अब नॉलेज एप्लीकेशंस का मतलब है कि हम उस नॉलेज को रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अर्थात अब जो चीजें होंगी, वो जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से, व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से, व्यवहारिक जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अब केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं रहेगा, ना तो सैद्धांतिक रूप से कोई ज्ञान विद्यार्थी को दिया जाएगा और ना ही उस सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर उसका मूल्यांकन होगा। अब जो भी ज्ञान होगा, चाहे वो जिस भी विषय का ज्ञान हो, अगर हम उसको भूगोल पढ़ाएंगे तो हम भूगोल उसको जो आसपास की जो समसामयिक घटनाएं भूगोल से संबंधित होगी उनसे जोड़ करके पढ़ाएंगे। अगर हम आज उसको सिविक्स पढ़ाएंगे, अगर हम उसको नागरिक शास्त्र पढ़ाएंगे, अगर हम उसको फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो हम वर्तमान में जो फिजिक्स में घटनाएं घट रही होंगी या दैनिक जीवन में जो भौतिकी के हम सिद्धांत या भौतिकी से संबंधित जो दिनचर्याएं हमारी या जो घटनाएं हैं, हम उनसे जोड़ करके शिक्षा देंगे। अर्थात नॉलेज ओनली फॉर द नॉलेज नहीं होगा, अब नॉलेज फॉर द लाइफ होगा। उस लाइफ से जो है हम शिक्षा को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अर्थात अब ज्ञान अनुप्रयोग के आधार पर होगा। अब जब हम नॉलेज एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, तो नॉलेज एप्लीकेशंस का मतलब है कि अब जो हम ट्रेडिशनल हमारा टीचिंग मेथड है, जहां पर हम लेक्चर्स की बात करते हैं, हम केवल असाइनमेंट की बात करते हैं, अब हमारी जो एजुकेशन होगी, एजुकेशन का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, वो अब इस ट्रेडिशनल नहीं होगा, वो लेक्चर बेस्ड नहीं होगा, वो क्वेश्चनर बेस्ड नहीं होगा, वो असाइनमेंट बेस्ड नहीं होगा। ये सारी चीजें रहेंगी, लेकिन जो फोकस होगा अब वो होगा प्रायोगिक अधिगम पर। अर्थात अब हम उसको लर्निंग बाय डूइंग करके बताएंगे, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग देंगे, और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ही फोकस पॉइंट रहेगा। ज्यादा से ज्यादा चीजों, इसीलिए पूरी की पूरी जो शिक्षा नीति है वो हर जगह फील्ड एक्सपीरियंस को जोड़ रही है, हर जगह इंटर्नशिप को जोड़ रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो विद्यार्थी है, जो लर्नर है, वो रियल एक्सपीरियंस गेन करे, फील्ड से एक्सपीरियंस गेन करे। और एक खास बात जो इस शिक्षा नीति ने कही, उसमें से उसने जो स्टोरी टेलिंग मेथड है, पेडोलॉजी में हम लोग शिक्षण शास्त्र में एक कहानी जो वृत्तांत एक विधि होती है, उसने कहा कि इसको एक मानक शिक्षण शास्त्र के रूप में प्रत्येक विषय में प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात जो स्टोरी टेलिंग मेथड है, अर्थात आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो फंडामेंटली आप उसको स्टोरी फॉर्म में क्रिएट करें। अगर आप उसको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो स्टोरी बना करके, तो हर चीज को कहानी के माध्यम से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो टीचिंग में किस मेथड को सेंटर ऑफ पॉइंट रखने की वकालत करती है, या हर सब्जेक्ट में। खास बात ये केवल लिटरेचर के सब्जेक्ट्स के नहीं, बल्कि कोई भी आप मैथ पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, हर एक सब्जेक्ट के टीचिंग के लिए आपको जो स्टोरी टेलिंग जो एक मेथड है उसको एक
फंडामेंटल मेथड्स के रूप में इस्तेमाल करना है या उसको एक आदर्श शिक्षण शास्त्र के रूप में स्वीकार करना है। तो सबसे पहला इसने क्या कहा लर्निंग के बारे में, इसने कहा कि हम क्या करेंगे, हम यहां पर उसको प्रायोगिक अधिगम कराएंगे, अर्थात हम उसको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करवाएंगे। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यहां पर होगी, और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग। यहां पर दूसरा, यहां पर फील्ड एक्सपीरियंस, अर्थात यहां पर हम इंटर्नशिप की बात करेंगे। और ये इंटर्नशिप जो वर्ड था अभी भी हमारी एजुकेशन में था, लेकिन इंटर्नशिप अभी स्कूल एजुकेशन में नहीं था। हायर एजुकेशन में इंटर्नशिप तो था कि हम रियल एक्सपीरियंस देते थे, लेकिन ये जो शिक्षा नीति है वो कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप की बात कहती है। और ये इंटर्नशिप कहां से होगी, फ्रॉम क्लास 6 से ही विद्यार्थी को जाकर के क्या करना होगा, इंटर्नशिप करनी होगी, फील्ड में जाकर के उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और तीसरी बात जो है वो कह रही है कि जो स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग एज अ कोर टीचिंग मेथड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो कहानी वृत्तांत है या जो कहानी के माध्यम से पढ़ाने का जो तरीका है, चूंकि हम इतिहास को कहानी के माध्यम से पढ़ा देते हैं, या जो दूसरे विषय होते हैं, राजनीति शास्त्र है या नागरिक शास्त्र है, उसको तो हम इतिहास से पढ़ा देते हैं, लेकिन हम गणित इतिहास से कैसे पढ़ाएं, हम विज्ञान इतिहास से कैसे पढ़ाएं, हम इंग्लिश को कैसे इतिहास से। तो इसने कहा कि हमें स्टोरी टेलिंग को क्या करना है, एज अ कोर टीचिंग मेथड्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों के लिए एक आधारभूत या एक स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड, कोर टीचिंग मेथड कह लीजिए, या उसको एक स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड्स कर लीजिए फॉर द ऑल सब्जेक्ट्स। तो शिक्षण जो है का जो तरीका है उसको ये बदलने की बात कर रही है, और उसमें ध्यान ये रखना है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रायोगिक अधिगम की बात करती है, वास्तविक अधिगम की बात करती है, वास्तविक अनुभव उपलब्ध कराने की बात करती है। और उस वास्तविक अनुभव में लर्निंग, इसीलिए ये वर्चुअल लैब्स की बात कर रही है, इसीलिए फील्ड की बात कर रही है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो है स्टोरी टेलिंग की बात कर रही है, ताकि हम जो रियल जो एप्लीकेशन लर्निंग है, अर्थात ये सारी चीजें किस लिए की जा रही हैं, ये सारी चीजें हो किस लिए रही हैं, ये नॉलेज एप्लीकेशंस के लिए बात की जा रही है। यानी अब हम बच्चे को क्या करना है, केवल नॉलेज नहीं देना है, बल्कि हमें नॉलेज को कहां पर लेकर जाना है, एप्लीकेशन अर्थात उसके अनुप्रयोग के बारे में। अब हमें केवल ज्ञान, पहले की जो शिक्षा थी वो केवल नॉलेज के बारे में बात करती थी, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये नॉलेज एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रही। और नॉलेज एप्लीकेशन कैसे मिलेगा, जब हम ये सारी चीजें इन्वॉल्व करेंगे, तभी हम जो स्टूडेंट का लर्निंग है उसको एप्लीकेशन बेस्ड करा पाएंगे, अर्थात उसको दैनिक जीवन से या वास्तविक जीवन से जोड़ पाएंगे। चलिए, अब पाठ्यक्रम हम लोगों ने समझ लिया कि ये शिक्षा नीति कैसे जो है रखने की बात कर रही है। अब इसने सीखने सिखाने का जो तरीका है उसके बारे में इसने बात कर ली। अब मूल्यांकन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 7वें पॉइंट की ओर आते हैं, और अब यहां पर एग्जामिनेशन सिस्टम या इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि ये शिक्षा नीति इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में क्या कहती है। तो 8वां हमारा सेक्शन हो सकता है यहां पर एग्जामिनेशन कह लीजिए, एग्जामिनेशन सिस्टम, या इसी को हम इवैल्यूएशन कह लीजिए, मूल्यांकन कह लीजिए। तो जो परीक्षा तंत्र है या जो मूल्यांकन का तंत्र है उसको भी ये बदलने की बात कहती है, क्योंकि जब इसने पाठ्यक्रम बदला, पढ़ाने का तरीका बदला, तो फिर ये मूल्यांकन या आकलन का तरीका भी बदलने की बात कह रही है। अब सबसे पहले हमारा जो परंपरागत मूल्यांकन तरीका है वो क्या है।
जो हमारी विद्यालय शिक्षा का परंपरागत मूल्यांकन तरीका है वो कहीं ना कहीं समेटिव इवैल्यूएशन बेस्ड है, अर्थात एकल परीक्षा प्रणाली की बात की जा रही है। सेमेस्टर हायर एजुकेशन में है। अगर हम प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में बात करें तो सीसीई की जरूर बात होती है, लेकिन सीसीई जो है वो केवल सीबीएसई तक क्या है, सीमित है। जो दूसरे राज्य बोर्ड हैं क्या वो इस तरीके का कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अडॉप्ट किए हैं? नहीं किए हैं। और तो ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा व्यवस्था, ये जो शिक्षा नीति है, ये पूरी की पूरी जो परीक्षा प्रणाली है उसको रिफॉर्म करती है और ये कहती है कि पहले जो हमारी परीक्षा होती थी, हम परीक्षा क्या करते थे, नॉलेज ओरिएंटेड करते थे। इन्फॉर्म जो परीक्षा के प्रश्न पत्र होते थे उसमें ज्यादा से ज्यादा हम क्या रखते थे, ज्यादा से ज्यादा हमें जानकारी, अर्थात जिस विद्यार्थी के पास अपने विषय की या विषय से संबंधित जितनी ज्यादा जानकारी है वही विद्यार्थी उतना ही जो है वो सफल माना जाता था, उसको हम उतना ही अच्छा लर्नर कहते थे। क्योंकि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये नॉलेज जो है डिलीवरी की बात ही नहीं कहती। इस पॉलिसी में एक स्टेटमेंट लिखा है, विवेकानंद का कोट किया गया है कि अगर ज्ञान या सूचना ही वास्तविक शिक्षा होती तो संसार के जितने पुस्तकालय हैं वो संसार के सबसे बड़े ज्ञानी कहलाते और जो इंसाइक्लोपीडिया, जो विश्वकोश है, वो सबसे महान ऋषि होता। अगर वास्तविक शिक्षा ज्ञान या सूचना ही होती तो फिर सबसे जो विद्वान होते वो पुस्तकालय माने जाते और जो सबसे ऋषि और जो महाज्ञानी व्यक्ति होता वो इंसाइक्लोपीडिया होता। लेकिन ऐसा नहीं। इसका मतलब जो है वास्तविक शिक्षा सूचना की उपलब्धता या ज्ञान का भंडार नहीं है। इसलिए ये जो शिक्षा नीति है वो ज्ञान की बात नहीं करती, ज्ञान के अनुप्रयोग की बात करती है। अगर कोई ज्ञान है हम उसको जीवन में इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो ज्ञान किस काम का है। अब जब हम नॉलेज एप्लीकेशन पर लर्निंग करा रहे हैं तो फिर हम नॉलेज बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं रख सकते। तो ये जो प्रणाली है ये कहती है, ये जो शिक्षा नीति है ये कहती है कि अब हमें अपनी परीक्षा प्रणाली का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है वो बदलना पड़ेगा। अब हमें नॉलेज ओरिएंटेड एग्जामिनेशन या असेसमेंट नहीं करना होगा। अब हमें नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो असेसमेंट करना होगा। तो पहली चीज ये क्या कह रही है कि जो असेसमेंट होगा वो होगा नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड असेसमेंट। पहली चीज नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड असेसमेंट होगा, नॉट नॉलेज। क्योंकि पहले क्या होता था, नॉलेज बेस्ड असेसमेंट होता था। कहने का तात्पर्य क्या होगा कि अब जो परीक्षाओं में प्रश्न पत्र बनेंगे उसमें व्हाट, व्हाई, इसकी डेफिनेशन बता दो, इसका सिद्धांत बता दो, ये सब नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे जो है वो समस्या क्या होगी वो दैनिक जीवन से जोड़ करके आप उदाहरणों के माध्यम से आपसे जो है वो परीक्षा ली जाएगी। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो आप लाइफ से कनेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो अब आपको ज्यादा जीवन से जुड़ी हुई जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सीधे सीधे आपसे परिभाषाएं या किसी के सिद्धांत नहीं होगा, लेकिन किसी के सिद्धांत से संबंधित दैनिक जीवन की कोई समस्या होगी। तो अब नॉलेज बेस्ड असेसमेंट ना हो करके अब नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड क्या होगा, असेसमेंट होगा। और दूसरा ये जो है वो समेटिव इवैल्यूएशन की बात नहीं कर रही। अब ये कहती है कि हम क्या करेंगे, एक मास्टरी बेस्ड कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कह रहा है कि मास्टरी बेस्ड कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट होगा, अर्थात दक्षता आधारित सतत रचनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। अब सतत रचनात्मक मूल्यांकन मतलब मूल्यांकन लगातार होगा, अर्थात जो एकल परीक्षा प्रणाली है, जो सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको हटा दिया जाएगा। अब यानी सेमेस्टर की तरीके, यानी अब सेमेस्टर एग्जाम जो है या परीक्षाएं कई बार आयोजित होंगी और उन परीक्षाओं के अंक सतत रूप से जोड़े जाएंगे।
और वो जो मूल्यांकन होगा वो असेसमेंट बेस्ड होगा, अर्थात सुधारात्मक होगा, निर्णयात्मक नहीं होगा। तो इवैल्यूएशन शब्द को डिस्करेज किया गया, उसकी जगह असेसमेंट शब्द को यहां पर रखा गया। और जो असेसमेंट है वो तीनों तरीके का है, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी होगा, और असेसमेंट इन लर्निंग ऑफ लर्निंग की भी हम यहां पर बात कर सकते हैं। चौथी यहां पर तीसरी बात जो यहां पर निकल करके आई कि ये पॉलिसी जो है वो जो बोर्ड एग्जाम होते हैं 10th और 12 को, उनको तो इसने कंटिन्यू रखा, लेकिन उस एग्जाम को, बोर्ड एग्जाम्स को 2 बार जो है आयोजित कराने की बात कही है। इसने कहा कि बोर्ड एग्जाम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड या शुड बी कंडक्टेड इन ट्वाइस इन अ ईयर। दूसरी बात इन्होंने कहा, ये पॉलिसी कहती है कि बोर्ड एग्जाम विल बी ट्वाइस इन ए ईयर, यानी वर्ष में 2 बार होंगे। अभी क्या है, वर्ष में 1 बार होते हैं। चूंकि कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट पूरे ईयर पढ़ता है और किसी कारण बस बोर्ड एग्जाम में अपीयर नहीं होता, तो उसका पूरा का पूरा ईयर जो है वो लॉस चला जाता है। तो ये परीक्षा जो है अब यानी वर्ष में जो यानी जो बोर्ड परीक्षा यानी 10वीं और 12वीं की, यहां पर जब हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि हम 10th और 12th की बात कर रहे हैं। तो 10th और 12th दोनों पर बोर्ड एग्जाम को इसने रिटेन रखा है। कई लोग ये बात कहते हैं कि इस प्रणाली जो शिक्षा नीति है इसमें बोर्ड परीक्षाएं समाप्त कर दी गई, तो ध्यान रखिएगा इस कि बोर्ड परीक्षाएं समाप्त नहीं हुई हैं, बल्कि उनको बनाए रखा गया, लेकिन एक प्रावधान किया गया कि अब जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी वो वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी एक सत्र में, ताकि जो विद्यार्थी पहली परीक्षा में किसी कारणवश बैठ नहीं पाया या पहली परीक्षा में किसी कारणवश जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, तो वो दूसरी परीक्षा में अपीयर हो करके अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव भी कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि दूसरी बार जो है वही विद्यार्थी बैठेगा जो पहली परीक्षा में छूट गया है या जो पहली परीक्षा में अपीयर नहीं हो सका है या एब्सेंट हो गया है, उसको एज ए इंप्रूवमेंट, यानी जो पहली परीक्षा होगी वो मेन एग्जाम वही वो उसको एज अ मेन मुख्य परीक्षा हम कहलाएंगे, और ये जो परीक्षा होगी वो दूसरी जो होगी वो एज अ इंप्रूवमेंट होगी। अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी जो यहाँ पर, और इंप्रूवमेंट में जो यहाँ पर अभी क्या है, अभी भी कॉम्प्लीमेंट्री या जो है कंपार्टमेंट एग्जाम का प्रोविजन है, लेकिन यहाँ पर जो परीक्षा कंपार्टमेंट एग्जाम होता है उसमें वही लोग बैठते हैं जो फेल हो गए होते हैं परीक्षा में, उन्हीं को बैठने का मिलता है, और उसमें केवल और केवल 1 या 2 विषय में उसको बैठने की जो है वो छूट मिलती है। लेकिन अब पूरी की पूरी परीक्षा 2 बार आयोजित होगी। यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अभी भी तो पूरक परीक्षा का प्रावधान है सर, तो फिर ये नया इसमें क्या है, अभी जो पूरक परीक्षाएं होती हैं बोर्ड की, वो उसमें पूरक परीक्षा में केवल 1 या 2 विषय में आप बैठ सकते हैं। जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी में केवल एक बैक पेपर देते हैं, तो बैक पेपर किसका होता है, किसी एक विषय का, या किसी एक विषय का भी नहीं होता, एक विषय का केवल एक पेपर होता है। तो उसी तरीके से बोर्ड परीक्षाओं में भी कंपार्टमेंट एग्जाम का प्रोविजन है अभी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन वो केवल और केवल सिंगल सब्जेक्ट्स तक लिमिटेड है। लेकिन ये पॉलिसी क्या कहती है, ये पॉलिसी फुल एग्जाम, पूरा का पूरा एग्जाम ही सत्र में 2 बार आयोजित कराने की बात कर रही है। और वो कह रही कि जो पहली परीक्षा हम कराएंगे वो मुख्य परीक्षा के रूप में कराएंगे, और जो दूसरी परीक्षा होगी वो सुधारात्मक परीक्षा होगी। अगर किसी कारणवश विद्यार्थी पहली परीक्षा में जो है वो शामिल नहीं हो सका, वो दूसरी परीक्षा में बैठ सकता है। और यदि कोई विद्यार्थी पहली परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया किसी कारणवश, या वो अपने नंबरों से या अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है, तो वो दूसरे परीक्षा में पूरी की पूरी परीक्षा में भी अपीयर हो सकता है, या किसी विषय विशेष या प्रश्न पत्र में भी अपीयर होकर के अपने परिणाम को या अपने रिजल्ट्स को सुधार सकता है। दूसरा, अभी जो बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्टिव बेस्ड है। अब यहां पर क्या है, जो यहां पर पेपर होगा, यहां पर जो बोर्ड पेपर होंगे अब वो 2 तरीके से होंगे, यानी यहां पर अब बोर्ड पेपर का पैटर्न भी इसने बदलने की बात की है। उसने कहा कि अब यहां बोर्ड पेपर में क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रखेंगे 50% और 50% क्या होगा, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस। तो यहां पर दोनों तरीके के प्रश्न पत्र जो है प्रश्न रखे जाएंगे। अब
अनिवार्य रूप से हर प्रश्न में हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी रखेंगे और कुछ आत्मनिष्ठ प्रश्नों को, अर्थात कुछ ऐसे टाइप और कुछ मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस के या फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस को भी रखा जाएगा। तीसरी बात, अब ये जो स्टैंडर्ड है या जब भी हम असेसमेंट करते हैं स्कूल एजुकेशन का, तो उसके अपने नॉर्म्स होते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज यहाँ पर है वो जो आपको एग्जाम की दृष्टि से भी ध्यान रखना है कि ये पॉलिसी जो है वो नेशनल असेसमेंट सेंटर अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की जो है वो स्थापना करने की बात करते हैं। यानी यहां पर ये कह रही है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर, या इसको अगर हम हिंदी में कहें तो इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन या आकलन केंद्र कह सकते हैं, और इसको उन्होंने नाम दिया है परख। परख नाम से एक सेंटर खोला जाएगा। और ये जो परख है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज परख। तो परख है क्या? परख इज द नेशनल असेसमेंट सेंटर। ये राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? टू फिक्स या टू डिसाइड द स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स ऑफ असेसमेंट एट नेशनल लेवल, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर जो मूल्यांकन के मानक होंगे या जो मापदंड होंगे उनको ये निर्धारित करेगा। तो इसका काम क्या होगा नेशनल असेसमेंट सेंटर का? यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है। तो थोड़ी सी चर्चा नेशनल असेसमेंट सेंटर के बारे में कर लेते हैं अलग से, क्योंकि ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो शिक्षा नीति है वो परीक्षा प्रणाली के बारे में एक महत्वपूर्ण संस्थान खोलने की बात कर रही है, और वो संस्थान है राष्ट्रीय आकलन केंद्र या राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर नेशनल असेसमेंट सेंटर की, अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की। और ये जो हमारा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होगा, हम इसको किस नाम से जानेंगे? हम इसको जानेंगे परख। परख नाम से जाना जाएगा। जैसे कल हम लोगों ने या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दीक्षा के बारे में बात की, तो दीक्षा क्या था? दीक्षा इज द नेशनल पोर्टल ऑफ टीचर्स या नेशनल टीचर पोर्टल हम उसको कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षक जो है वो प्लेटफॉर्म था, या नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल टीचर्स उसको कहा जाता। इसी तरीके से परख क्या है? परख है नेशनल असेसमेंट सेंटर या नेशनल असेसमेंट इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं। और इसका जो काम होगा वो काम क्या करेगा? प्रिपेयर स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स, for assessment and evaluation at national level, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन के जो मानक एवं मापदंड है उनको निर्धारित करना या उनको तैयार करना। तो उसके बारे में एक जो है वो नेशनल असेसमेंट सेंटर खोलेगा और वही भारत पर यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन के मापदंडों को निर्धारित करेगा। तो ये थी परीक्षा प्रणाली से संबंधित बातें। यहां पर ध्यान क्या रखना है परीक्षा के बारे में? कोई परीक्षा सुधार संबंधी में इसने कहा कि वो परीक्षा का जो केंद्र होगा वो बिंदु जो होगा वो ज्ञान ना होकर के ज्ञान अनुप्रयोग होगा या ज्ञान का प्रयोग यानी नॉलेज एप्लीकेशन होगा।
दूसरी बात इसने कहा कि हम जो परीक्षा जो सबमिटिव वैल्यूएशन है उसको डिस्करेज करेंगे और उसके स्थान पर हम एक मास्टरी बेस्ड कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रणाली को अडॉप्ट करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ये बोर्ड परीक्षा को 2 बार आयोजित करने की बात कर रहा, और दोनों बात पूर्ण परीक्षा, पहली परीक्षा मुक्त परीक्षा के रूप में, दूसरी परीक्षा सुधारात्मक परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको धरना है, जो ध्यान रखना है, वो परख के बारे में कि परख क्या है। परख एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होगा जो पूरे भारतवर्ष में मूल्यांकन और आकलन, विद्यालयी शिक्षा के मूल्यांकन और आकलन के लिए जो मानक और मापदंड है उनको निर्धारित करने का, उनको विकसित करने का उत्तरदायित्व निर्वाहित करेगा। चलिए, अब इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं इस पॉलिसी में, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं 1 बाय 1। तो 8 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। अब 9th पॉइंट पर आते हैं, और 9th पॉइंट पर जो इन्होंने कहा कि जो अभी तक हमारी स्कूल एजुकेशन है वो एक रिजिड डिवीजन करती है या सेपरेशन करती है आर्ट साइंस के बीच, करिकुलम के बीच, एकेडमिक्स और प्रोफेशनल स्ट्रीम्स के बीच। जैसे हम क्या है कि भाई आप आर्ट साइड पढ़ते हैं, वो साइंस साइड पढ़ता है, या ये पाठ्यक्रम जो है को करिकुलम एक्टिविटीज है, ये करिकुलम एक्टिविटीज है। तो अगर जब हम ये बात करते हैं कि कला वर्ग और विज्ञान वर्ग, हमारे समाज में एक बड़ी एक बुराई ये व्याप्त हो चुकी है कि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी को श्रेष्ठ और कला वर्ग के विद्यार्थी को निम्न जो है वो दृष्टि से देखा जाता है। तो एक तरीके से विषयों के बीच एक खाई है कि साइंस और आर्ट के बीच एक खाई बैठ गई है, और इसकी वजह से दोनों प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। साइंस भी जो सामान्य बुद्धि का विद्यार्थी है वो विज्ञान नहीं समझ पा रहा है, और जो विज्ञान का विद्यार्थी है वो कला के विषय को नहीं समझ पा रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी शिक्षा व्यवस्था ने ही दोनों विषयों के बीच एक खाई उत्पन्न कर दी। दूसरी व्यवस्था, पाठ जो गतिविधियां हैं या जो करिकुलम एक्टिविटीज है और जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, इनके बीच, को करिकुलम एक्टिविटीज, उनके बीच एक खाई है। हमने कहा भाई क्लास है तो क्लास अटेंड करेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगे क्योंकि पढ़ाई का नुकसान होगा। अर्थात एक धारणा है कि को करिकुलम एक्टिविटीज जो है वो करिकुलम एक्टिविटीज से क्या है, लोअर है या उससे इंफीरियर है। ये कहता है कि जो एकेडमिक्स स्ट्रीम होती है और जो प्रोफेशनल स्ट्रीम्स, अगर कोई विद्यार्थी आईटीआई कर रहा है 10th के बाद और एक विद्यार्थी 10th के बाद इंटर कर रहा है, तो आदमी यही कहता है कि ये जो आईआईटी वाला है ये फेल है, यानी इसको कुछ नहीं हुआ तब ये आईआईटी कर रहा है, आईटीआई कर रहा है। या जो पॉलिटेक्निक कर रहा है ये बीएससी करने के लायक नहीं था, या ये इंजीनियरिंग करने के लायक नहीं था, इसलिए पॉलिटेक्निक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक खाई है विषयों के बीच, चाहे वो साइंस आर्ट के बीच का खाई हो, चाहे वो पाठ क्रम संबंधी गतिविधियां और पाठ सहगामी गतिविधियां हो, चाहे वो एकेडमिक्स स्ट्रीम हो और प्रोफेशनल स्ट्रीम्स हो। तो ये जो पॉलिसी है इस बारे में ये बहुत अच्छी बात है कि इसने कहा कि देयर इज नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन साइंस एंड आर्ट, बिटवीन करिकुलम एक्टिविटीज एंड को करिकुलम एक्टिविटीज, एंड बिटवीन एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल्स। ऑल स्ट्रीम्स आर वर्क्स together as an integrated form as a liberal art education। तो इसने इन सभी को एक साथ जोड़ने की बात की और उसको एक नाम दिया लिबरल आर्ट एजुकेशन, अर्थात एक उदार कला शिक्षा की बात की। तो अब होगा क्या कि जब हम साइंस और आर्ट के बीच का डिफरेंस खत्म करेंगे, करिकुलम और को करिकुलम के बीच का गैप खत्म करेंगे, एकेडमिक्स और प्रोफेशनल्स के बीच का जो खाई है उसको फिलअप करेंगे, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को जो कोर्स सिलेक्शन में एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट होगी, एक लचीलापन आएगा। अर्थात जो विद्यार्थी आईटीआई करने जा रहा है और अगर वो आईटीआई के बाद आईटीआई के बिहाफ पर अगर वो ग्रेजुएशन करना चाहता है तो वो ग्रेजुएशन कर लेगा। क्या आज हमारी शिक्षा इस बात की परमिशन देती है कि अगर कोई विद्यार्थी आईटीआई किए हुए है तो आईटीआई के बिहाफ पर उसको स्नातक में जो है नामांकन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि खाई है। अर्थात अगर उसने व्यवसायिक पाठ्यक्रम चुन लिया, व्यवसायिक कोर्स कर लिया, तो उसको एकेडमिक से रास्ते बंद हो जाएंगे। और अगर किसने एकेडमिक्स कर लिया और उसको व्यवसायिक पाठ्यक्रम में जाना तो उसके लिए वहां रास्ते बंद है। तो एक कहीं ना कहीं जो यानी जो कोर्स चयन में एक लचीलापन उत्पन्न होगा और
इस पूरी की पूरी व्यवस्था को, यानी इसी को हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो एक अलगाव है शिक्षा में, विद्यालय शिक्षा में, उस पूरे अलगाव को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ताकि विद्यार्थी को सीखने का एक लिबरल अप्रोच मिल सके, एक फ्लेक्सिबल सिलेक्शन ऑफ कोर्स कर सके। तो 9 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, और 9 पॉइंट में इन्होंने साफ साफ कहा है कि नो रिजिड सेपरेशन, नो रिजिड separation between art and science, curriculum and co-curriculum activities, and academic and professional stream। अर्थात विज्ञान और कला के बीच का अंतर हम कोई स्पष्ट जो अंतर है खत्म करेंगे, पाठ्यक्रम और पाठ सहगामी क्रियाओं के बीच, और अकादमिक और व्यावसायिक जो हमारी प्रोफेशनल्स हैं, उनके पेशेवर जो हमारी स्ट्रीम्स हैं, उनके बीच का जो एक अलगाव है, उस अलगाव को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ओवरऑल यहां पर उन्होंने कहा कि अब जब ये करेंगे तो हम करेंगे क्या, ओवरऑल स्कूल एजुकेशन, ओवरऑल स्कूल एजुकेशन run as liberal art education। तो यहां पर आपको एक वर्ड पकड़ना है, लिबरल आर्ट एजुकेशन, कि ये लिबरल आर्ट एजुकेशन होगी क्या। यहां पर लिबरल आर्ट एजुकेशन वो होगी जहां पर हम एक पूल उपलब्ध कराएंगे, अर्थात जो विज्ञान और कला के बीच का गैप है वो समाप्त कर देंगे। अर्थात अगर विद्यार्थी कला वर्ग में पढ़ रहा है तो वो विज्ञान के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है, और अगर वो विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी है तो वो विज्ञान के साथ साथ कला वर्ग के विषयों को भी पढ़ सकता है। यानी वो जो विषय चयन की उसको या कोर्स चयन का जो अभी एक कठोरता है कि भाई आप अगर साइंस साइड पढ़ना है तो आप क्या है, आपके पास ये पेपर है, यही पढ़ेंगे, आप वहां पर जियोग्राफी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं तो आप बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं तो आपको फिर ये सब्जेक्ट्स ही पढ़ने पड़ेंगे, आप दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। अगर आप कॉमर्स से पढ़ रहे हैं तो आप कॉमर्स से केवल ये पढ़, अगर आप व्यवसायिक से इंटर कर रहे हैं तो आप ये सब्जेक्ट्स ही पढ़ेंगे। तो अगर आप इंटरमीडिएट व्यवसायिक से कर रहे हैं तो व्यवसायिक के कोर्स भी पढ़े, जो है पेपर पढ़ें। साइंस में आपकी रुचि है तो साइंस के भी पढ़ सकते हैं, आर्ट की रुचि है तो आर्ट के भी पढ़ेंगे। तो होगा क्या, तो उसी को हम लोगों ने एक लिबरल आर्ट एजुकेशन की बात की, उसका नाम दिया इन्होंने कि हम यहाँ पर स्कूल एजुकेशन को अब जो करेंगे वो लिबरल आर्ट एजुकेशन में कन्वर्ट करेंगे। और लिबरल आर्ट एजुकेशन से फायदा क्या होगा विद्यार्थी को, फायदा होगा फ्लेक्सिबिलिटी इन लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, lots of flexibility in course selection। for student, विद्यार्थी को जो विषय चयन है उसमें बहुत अधिक मात्रा में लचीलापन मिलेगा कि अगर वो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो वो दूसरे स्ट्रीम्स के भी सब्जेक्ट्स को बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकता है, पढ़ सकता है। तो ये यहाँ पर एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिबरल आर्ट एजुकेशन से मतलब क्या है। लिबरल आर्ट एजुकेशन का मतलब है देयर इज नो सेपरेट डिवीजन या देयर इज नो रिजिड डिवीजन बिटवीन आर्ट एंड साइंस, बिटवीन एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल, बिटवीन करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य है ये जो विभिन्न विषयों के बीच, विभिन्न जो है स्ट्रीम्स के बीच, विभिन्न गतिविधियों के बीच
जो वो सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी है, जो एक एजुकेशन ने जो एक गैप क्रिएट कर दिया, एक भेदभाव जो उत्पन्न कर दिया है, एक जो निम्नता और श्रेष्ठता की एक जो विचारधारा को जन्म कर दिया है, वो उसको समाप्त करना है। क्योंकि वास्तव में कोई भी विषय ना तो निम्न होता है ना कोई श्रेष्ठ होता है, कोई कार्य ना तो बहुत महत्वपूर्ण होता है और ना महत्वहीन होता है। जितना महत्व करिकुलम एक्टिविटीज का है व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में, उतना ही महत्व को करिकुलम एक्टिविटीज का है। जितने महत्वपूर्ण एकेडमिक्स नॉलेज होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण प्रोफेशनल्स भी होते हैं। जितना महत्वपूर्ण आर्ट होता है, उतना ही महत्वपूर्ण साइंस भी होता है। तो ये जो गैप है उसको खत्म करने के लिए ये पॉलिसी लिबरल आर्ट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेकर के आती है। और लिबरल आर्ट एजुकेशन का मतलब है देयर इज नो सेपरेट डिवीजन बिटवीन स्ट्रीम्स, बिटवीन सब्जेक्ट्स, बिटवीन एक्टिविटी, अर्थात विषयों के बीच, गतिविधियों के बीच, स्ट्रीम्स के बीच, वर्ग के बीच किसी भी तरह का कोई स्पष्ट अलगाव नहीं है। सभी एक है, सभी महत्वपूर्ण है और सभी को प्रत्येक विद्यार्थी को, सभी को पढ़ने का एक समान अवसर मिलना चाहिए उसकी रुचि के अनुसार। तो उससे क्या हुआ कि उसको विषय चयन या पाठ्यक्रम चयन में एक जो है लचीलापन मिल गया, एक विस्तार मिल गया, एक स्वतंत्रता मिल गई। आज की जैसी बाध्यता नहीं है। अर्थात अगर आप व्यवसायिक से इंटर करने के बाद बीएससी करना चाहते हैं तो आप बीएससी कर सकते हैं। आप आईटीआई करने के बाद साइंस पढ़ना चाहते हैं या साइंस से इंटर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो एक्सपोजर है वो ज्यादा हो जाता है यहाँ पर। चलिए, तो एक नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और इस नेक्स्ट पॉइंट पर इस शिक्षा ने गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में भी बहुत स्पेशली बात की है। क्योंकि हर समाज में कुछ ना कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। तो एक पॉइंट डिस्कस करते हैं यहां पर 10वां, एजुकेशन फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट। एजुकेशन फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट या गिफ्टेड चाइल्ड कह लीजिए, कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो हर विषय में होते हैं, हर जगह होते हैं। तो ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जो विशेष चूंकि ये स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल लर्नर होते हैं, और आप जानते हैं कि स्पेशल लर्नर की अपनी स्पेशल डिमांड्स या रिक्वायरमेंट्स होती है। और वो स्पेशल बिलो द एवरेज भी हो सकता है, एबव द एवरेज। तो हम यहाँ पर एबव द एवरेज की बात कर रहे हैं, अर्थात हम केवल गिफ्टेड स्टूडेंट्स की या प्रतिभाशाली या प्रखर बुद्धि के विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है वो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ भी, चूंकि जब हम प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ सामान्य विद्यार्थियों जैसा क्रियाकलाप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो क्षमता होती है, उनका जो पोटेंशियल होता है, उसके साथ एक तरह का अन्याय होता है। तो ये पॉलिसी कहती है कि हम उनको ज्यादा प्रिविलेज देंगे, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारे जो बातें हैं वो हैं, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है, उसने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए एक प्रोग्राम की बात की है और वो प्रोग्राम है एनटीपी। यानी ये प्रोग्राम चलाएंगे, उसको उन्होंने नाम दिया है नेशनल ट्यूटरस प्रोग्राम। नेशनल ट्यूटर्स प्रोग्राम उन्होंने कहा हम लॉन्च करेंगे, स्टार्ट एनटीपी प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट। अब ये नेशनल ट्यूटर्स प्रोग्राम क्या होगा, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। इस प्रोग्राम में होगा क्या, इस प्रोग्राम में हर महीने जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा किसी भी क्लास के अंदर, हर महीने इन एवरी मंथ जो हाईएस्ट परफॉर्मर होगा उसको एज अ ट्यूटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, यानी उसको ट्यूटर बनाया जाएगा, उसको शिक्षक का उत्तरदायित्व दिया जाएगा। हर महीने ध्यान रखें कि हर महीने कक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी को हम एज अ ट्यूटर अपॉइंट करेंगे और उसको वीक में 5 आवर्स की क्लास, यानी उसको 5 आवर की हम टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। सबसे पहली बात, इस प्रोग्राम का जो हाईलाइट पॉइंट है वो क्या है, हम क्या करेंगे, इन एवरी मंथ हाईएस्ट परफॉर्मर जो होगा हमारा,
हाईएस्ट परफॉर्मर ऑफ क्लास अपॉइंटेड एज अ ट्यूटर, वो ट्यूटर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। वो क्या करेगा? टीच मिनिमम 5 hours इन अ वीक। वो हफ्ते में कम से कम 5 घंटे शिक्षण कार्य करेगा। किसके लिए? फॉर अदर्स स्टूडेंट एंड बिलो क्लास स्टूडेंट्स। अपनी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है और अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के विद्यार्थियों को वो पढ़ाएगा। यानी वो पढ़ाई के दौरान ही उसको हम शिक्षक का उत्तरदायित्व देंगे, जो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मर होगा। और वो हफ्ते में 5 घंटे कम से कम क्या करेगा? अपने कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों को या अपनी कक्षा से नीचे के विद्यार्थियों को शिक्षक के रूप में पढ़ाएगा। और एक तीसरी बात है कि ये जो विद्यार्थी ट्यूटर के रूप में काम करेगा, हम उसको यहां पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यहां पर उसको यहां पर टीचिंग सर्टिफिकेट्स मिलेगा और इस टीचिंग सर्टिफिकेट्स की क्रेडिबिलिटी होगी। और आगे चल करके जब वो दूसरे एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जाएगा या तमाम और दूसरे पाठ्यक्रम में जाएगा, तो उसको इसका वेटेज और इसका उसको लाभ मिलेगा, जो यहाँ पर उसको अनुभव प्रमाण पत्र, यानी यहाँ पर वो जो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो उसको आगे काम में जो है वो प्रयोग करेगा और उसकी एक क्रेडिट और लीगल वैलिडिटी होगी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है, वो एनटीपी आपको ध्यान में रखना है। नेशनल ट्यूटरस जो है, ध्यान रखें कि ये ट्यूटरस है, ट्यूटर नहीं है। तो नेशनल ट्यूटरस प्रोग्राम है। और नेशनल ट्यूटरस प्रोग्राम क्या कहता है कि महीने में, हर महीने असेसमेंट होगा। उस असेसमेंट में हाईएस्ट परफॉर्मर होगा, उसे एज ए ट्यूटर अपॉइंट किया जाएगा। और वो जो है अपनी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों या अपनी छोटी सी कक्षा के, अपनी कक्षा से नीचे के विद्यार्थियों को हफ्ते में कम से कम 5 घंटे पढ़ाएगा। और उसको इस पढ़ाने का कोई पारिश्रमिक तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसको पढ़ाने का एक जो है वो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन किया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट उसको अपनी फर्दर स्टडी में उसको हेल्प करेगा, उसको एक क्रेडिट देगा, उसको इसका वेटेज मिलेगा, जो उसके आगे की शिक्षा के लिए उसको लाभ पहुंचाएगा। तो आज की क्लास तक यहीं तक रखते हैं। अभी बहुत सारी बातें विद्यालय शिक्षा के बारे में करनी बाकी हैं, लेकिन उनको अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा और कुछ चीज़ें आपको एग्जाम की दृष्टि से मिल पा रही होंगी। और आखिरी में आज हम आपसे 2 सवाल पूछते हैं जो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज का जो पहला सवाल है वो है कि व्हाट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ RTE एक्ट 2009 इन इंडिया। अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट से संबंधित भारत का सबसे पहला आधिकारिक दस्तावेज कौन था, आपको ये बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ 5 पिलर ऑफ द नॉलेज कमीशन। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था या नेशनल नॉलेज कमीशन है, उसके जो 5 पिलर्स थे, उस 5 पिलर्स के नाम क्या हैं। तो पिलर्स कितने थे? 5 हमने बता ही दिए हैं। उन 5 पिलर्स के आपको नाम बताना है। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित भारत का जो पहला आधिकारिक दस्तावेज है वो कौन है या किस नाम से वो जाना जाता है। ये दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। और जो स्टूडेंट जवाब देगा उसको एक रिकॉग्निशन किया जाएगा उचित माध्यम से। तो आज की क्लास यहीं तक गाइस। फिर मिलते हैं नई क्लास में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।